जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के भूगोल को मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल यानी कि मॉडल पेपर से देखेंगे और ये इसका सेट 1 होगा और कम समय बचा है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को ट्रिक से आपको याद करवा दें ताकि आप लोगों को रटना ना पड़े, क्योंकि समय आप लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। और चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जल्द ही आप लोगों का क्लास 12 का बैच स्टार्ट होने वाला है, इसलिए जो है आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर एक मैसेज करके अपने व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आइए सबसे पहला सवाल देखते हैं हम लोग। ठीक है, पहले सवाल में क्या बोला है कि भौगोलिक अध्ययन के क्रमबद्ध उपागम को किस भूगोलवेत्ता ने परिवर्तित किया है। आपके पास ऑप्शंस हैं, आप अपने ऑप्शंस को देखेंगे और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। चलिए इसमें हम आपको ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है? जैसे कि भौगोलिक अध्ययन, भौगोलिक अध्ययन का मतलब हो गया भूमि का अध्ययन करना। ठीक है, तो मान लो कि आप भूमि का अध्ययन कर रहे हो। क्यों कर रहे हो भाई? सवाल तो होगा ना भाई, ये भूमि है, जब भूमि है, ये धरती है, तो आप इसका अध्ययन क्यों कर रहे हो? तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ आप, ये भूमि है, आप इस भूमि का अध्ययन क्यों कर रहे हो, तो आपको जवाब देना है उसका जेंडर पता करने के लिए। क्या पता करने के लिए? जेंडर पता करने के लिए, भाई वो मेल है कि फीमेल है। ठीक है, इस तरह से ट्रिक से आप याद करना कि हम जो है भूमि का अध्ययन कर रहे हैं उसका जेंडर पता करने के लिए। ठीक है, इसका रिसर्च कर रहे हैं उसका जेंडर पता करने के लिए, तो जेंडर से आपको हो जाएगा अलेक्जेंडर। ठीक है, बात समझ में आई? आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। हमारा दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक विश्लेषण करता है, यानी ऐसा कौन सा विषय है जो कालिक विश्लेषण करेगा। तो ये है आपका इतिहास यानी कि हिस्ट्री, कालिक विश्लेषण। ठीक है, कालिक का मतलब क्या होता है? अब देखिए, जो कालिक होता है, कालिक का मतलब आप काला ले सकते हो। इतिहास का मतलब क्या होता है? जो बीत गया, यानी कि जो भूतकाल में चला गया। अब भूत हमेशा कैसा होता है? काला होता है। कालिक विश्लेषण याद रखना है आप सभी को। सब ट्रिक से हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपको ट्रिक से याद करवा दें। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं पृथ्वी व सूर्य की जो औसत दूरी है वो कितनी है। तो पृथ्वी और सूर्य की जो औसत दूरी है वो 14,95,98,000 किलोमीटर हो जाएगा। वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए में। ये तो डाटा है, इसको आपको याद ही करना होगा। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 में। इसमें देखिए कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण में संशोधन में सहायक नहीं है। तो कौन सा तत्व जो है वर्तमान के जो है इसमें सहायक नहीं। देखिए यहाँ पे बोला है वर्तमान वायुमंडल के निर्माण। आप कोई चीज़ का निर्माण कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसमें भेद नहीं कर सकते। बोलता नहीं, घर का भेदी लंका ढाए। भेद का मतलब क्या हुआ? भेद करना, किसी चीज़ में छेद करना। ठीक है, तो अगर आप किसी चीज़ में छेद कर देते हो, होल कर देते हो, भेद कर देते हो, तो आप उसका निर्माण नहीं कर रहे हो। आप उसका निर्माण नहीं कर रहे हो, आप उसका विनाश कर रहे हो। तो बोला है यहाँ पर कि बताइए कि वर्तमान वायुमंडल के निर्माण में कौन सहायक है। तो सौर पवन हो जाएगा, गैस उत्सर्जन हो जाएगा, प्रकाश, लेकिन विभेदन नहीं होगा। आप भेद कर रहे हो तो आप नहीं होगा। ठीक है, भेदभाव मत करो, ये निर्माण में काम नहीं आता है। तो ये भी ट्रिक से याद हो गया आपको। आइए, कोई भी चीज़ आपको रटने नहीं देंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि बहुत कम आपको रटना पड़े, क्योंकि समय नहीं है आपके पास। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए ट्रिक के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, ये आपको पूरे यूट्यूब पे मिला होगा, आपने कभी न कभी किसी न किसी टीचर से पढ़ा ही होगा, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं फिर से वही चीज़ पढ़ा दूँ तो फिर आपको फ़ायदा क्या होगा? एक ही वीडियो को आप बार बार देखोगे। इसलिए मैं ट्रिक से लेकर आया हूँ ताकि आपको सुविधा मिले यहाँ पर। ठीक है, आइए, दक्षिण अफ्रीका में सोने की खानी कितनी गहरी है। तो दक्षिण अफ्रीका में सोने की खानी जो है 3 से 4 किलोमीटर गहरी है। इसमें कोई ट्रिक की तो आवश्यकता है नहीं, ये तो बिल्कुल लॉजिक वाली बात है भाई, 3 से 4 किलोमीटर गहरी है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम क्यों होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो ध्रुवों पर अधिक होगा और भूमध्य रेखा पर कम इसलिए होगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण। किस लिए होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है वो भूमध्य रेखा पर कम होता है और ध्रुवों पर अधिक होता है। अब देखो यहाँ पर भी हम इसको ट्रिक से आपको याद करवा सकते हैं। कैसे? मान लो कि ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी का पोल किनारा होता है, बीच में क्या होता है आपका मध्य भाग होता है। ठीक है, मध्य भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? बीच में। तो बोला गुरुत्वाकर्षण के बल ध्रुवों पर अधिक। तो अगर मान लो कि यहाँ से कोई गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है बाहरी क्षेत्र से, तो ये जो पोल होता है, ध्रुव होता है, पोल जो होता है, तो वहाँ पर तो अधिक लगेगा। अब बीच में जो है भूमध्य रेखा पर कम हो जाता है, क्योंकि ये जैसे जैसे घूमेगी, घूर्णन करेगा, पृथ्वी जैसे जैसे घूमेगा, तो ये इसका जो है अट्रैक्शन यहाँ से कम तो होगा ही ना।
तो इस तरह से आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है ऐसा होता है यहाँ पर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। इसमें कह रहा है कि स्थल मंडल की मोटाई या गहराई कितनी होती है। तो जो स्थल मंडल की मोटाई और गहराई जो होती है वो 200 किलोमीटर होती है। ये भी फैक्ट बात है, इसको तो आपको रटना ही होगा। देखिए कुछ कुछ डाटा होता है ना, तो डाटा वाले में आपको ट्रिक नहीं लगता है, उसको आपको थोड़ा सा याद ही करना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए भूमध्य रेखा भूगर्भ में ध्वनि तरंग के समान चलने वाली तरंग क्या कहलाती है। तो भूगर्भ में ध्वनि तरंग के समान चलने वाली जो तरंग होती है वो क्या कहलाती है, उसको हम लोग प्राथमिक तरंग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्राथमिक तरंग बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे गर्भ वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। गर्भ का मतलब होता है, तो मान के चलो जहाँ से किसी का जन्म होता है, ठीक है, तो जो गर्भ होता है वो प्रथम स्थान ही तो होता है ना, वो पहला स्थान ही होता है। गर्भ से जब वो बाहर आया तब उसका दूसरा स्थान हुआ, वहाँ से फिर वो आगे बढ़ा, वो उसका तीसरा स्थान हुआ। तो गर्भ हमेशा प्राथमिक ही कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्राथमिक तरंग हो जाएगा सॉरी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहा है रिक्टर स्केल से हम लोग क्या मापते हैं। तो देखिए रिक्टर स्केल से हम लोग हमेशा जो है भूकंप की तीव्रता मापते हैं। क्या मापते हैं, भूकंप की तीव्रता को मापते हैं रिक्टर स्केल पर। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। यहाँ पर आप ट्रिक लगा सकते हैं, रिक्टर से होता है रिएक्ट करना। तो भूमि रिएक्ट कब करती है आप बताओ। जमीन जो है हमारा भूमि जो है वो रिएक्ट कब करेगा, ठीक है। रिएक्शन होता है ना, रिएक्ट हम बोलते हैं ना, भाई ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो। तो आप रिएक्ट कैसे करोगे, या तो आप खुश होगे, या तो आप नाराज़ होगे, तो आप हंसोगे या फिर चिल्लाओगे, तो ये इसका रिएक्शन हुआ ना, रिएक्ट करना हुआ। लेकिन अगर हम बात करें कि भूमि हमारी धरती जो है वो रिएक्ट कब करेगी, तो आप बोलोगे भैया भूमि रिएक्ट करती है जब भूकंप आता है, वो हिलने लगती है, हिल के अपना रिएक्शन देगी वो। क्या भूमि बोल सकती है, क्या भूमि हंस सकती है, क्या भूमि रो सकती है, नहीं। वो सिर्फ हिल करके अपना क्रोध जताती है, वो रिएक्शन देती है, भूकंप या वो भूकंप की तीव्रता, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 में। इसमें कह रहा है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में किसने दिया था। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। किसने दिया था, अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में प्रस्तावित किया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम आपको बताएंगे वो एक कहानी की तरह बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए महाद्वीपीय विस्थापन का मतलब होता है दोनों को अलग अलग करना। तो ये एक महाद्वीप है, क्या है, ये एक महाद्वीप है। इसको हम लोग क्या करेंगे, विस्थापित करेंगे। क्या करेंगे, इसको 20 से विस्थापित करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, विस्थापित करेंगे। तो ये जो विस्थापित हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो महाद्वीप होता है, महाद्वीप, महा का मतलब क्या, महान व्यक्ति। अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे लोग रहते हैं महान, ये लोग महान है, महान व्यक्ति तो तभी होगा जब वो लोग आपस में प्रेम से रहेंगे, माने। लेकिन हमको क्या करना है, उसमें विस्थापन करना है। तो क्या इसमें विस्थापन करना, इन लोगों को अलग अलग करना पॉसिबल है, आसान है, नहीं। इसको पॉसिबल, आसान नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि ये लोग क्या है, महान लोग यहाँ पे रहते हैं, इस महाद्वीप में महान लोग रहते हैं, इनको अलग करना पॉसिबल नहीं है। क्यों, अविस्थापन इसमें क्यों, क्योंकि ये लोग फ्रेंडली रहते हैं। क्या रहते हैं, फ्रेंडली, यानी कि दोस्त की तरह ये लोग रहते हैं, इनको अलग करना आसान नहीं है। इसके लिए क्या होगा, एक सिद्धांत लागू करना होगा। समझ में आया, एक क्या करना होगा, एक सिद्धांत देना होगा, एक थ्योरी देना होगा। उस थ्योरी को आप जब फॉलो करोगे तब ये क्या हो जाएंगे, ये लोग अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो कई कड़े नियम बनाने होंगे तब ये जा करके ये लोग अलग होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग एक कहानी, कल ही एग्ज़ाम है आप लोगों का, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा सोचना नहीं है। जो ट्रिक हम बताएंगे वो आपको याद ही रहेगा, ऐसा नहीं कि आप भूल जाओगे, ठीक है। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है, कि आपको याद आएगा महाद्वीप में लोग फ्रेंड की तरह रहते थे, उसको विस्थापित करना था, तो आपको अल्फ्रेड से फ्रेंड याद आ जाएगा, आप लोग आंसर कर दोगे। टिलाइट किस प्रकार की चट्टान है आपको बताना है। अब जो यहाँ पे टिलाइट है वो कौन से प्रकार की चट्टानों में आता है, तो ये अवसादी चट्टानों में आता है। कौन सी चट्टानों में आता है, अवसादी चट्टानों में आता है, ध्यान रखिएगा। अब हमें ये बताओ कि क्या कौन से चट्टान जो होते हैं, चट्टान का मतलब पत्थर, कौन सा पत्थर तो ज़्यादा लाइट मारेगा, लाइट करेगा, कौन सा चट्टान, तो बोलेगा सादा चट्टान जो होगा, जो सादा पत्थर होगा, जो दूध की तरह चमकेगा, जो दूध की तरह सादा होगा, वो रात के अंधेरे में भी लाइट करेगा। क्या करेगा, लाइट करेगा, लाइट, अवसादी, सादी चट्टान, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है सागरीय अधस्थल विस्तार की परिकल्पना किसने प्रस्तुत किया है। तो ये किया था हैरी हैज ने। किसने किया है, हैरी हैज ने, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर भी हम आपको ट्रिक बता देते हैं। देखो यहाँ पे अधस्थल का मतलब समझिएगा आप वहाँ पर कि आधा स्थल, स्थल तो पूरा था लेकिन ये किसी कारणवश जो है आधे स्थल का ही परिकल्पना कर पाया, आधे स्थल का ही नियम दे पाया। क्यों, क्योंकि वो हार गया। वो गया था पूरी करने के लिए कि हम पूरा पृथ्वी का नियम कानून बना कर आएंगे, परिकल्पना करके आएंगे, लेकिन वो क्या हो गया, हार गया। अब हार गया तो आधा स्थल का ही विस्तार कर पाया, ठीक है, बस क्योंकि वो सागरीय था,
बड़ा सागर तक गया था, सागर का पानी देखा, इतना बड़ा सागर है, कहीं डूब के मर गए तो इसलिए वो पूरा नहीं कर पाया, वो आधा ही कर पाया। तो आधा स्थल विस्तार की परिकल्पना किसने किया? तो जिसने भी किया होगा वो हार गया होगा, तभी तो वो आधा स्थल का विस्तार किया। तो हार से हैरी, ठीक है, याद रखिएगा, हार से हैरी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, इसमें कह रहा है कि पोलर फ्लाइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पोलर फ्लाइंग बल जो है वो पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पोलर फ्लाइंग बल, फ्लाइंग का मतलब क्या होता है? उड़ना, उड़ना, ठीक है, उड़ना, ठीक है, बात समझ में आया? उड़ना। देखिए पृथ्वी पर कोई भी चीज़ उड़ रही है ना, फ्लाइंग कर रही है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण कर रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि परिक्रमण होगा नहीं। परिक्रमण का मतलब होता है कि आप पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग कहाँ हैं? हम लोग तो पृथ्वी पर ही हैं। तो पृथ्वी घूमेगी अगर तेज़ी से, तो हम लोग उड़ने लगेंगे, बाद में फ्लाइंग करने लगेंगे। बात समझ में आएगी नहीं? हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम पृथ्वी के चारों ओर घूमें, बल्कि पृथ्वी घूमेगी तो हमें वो फ्लाइंग करवा देगी, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा, पोलर फ्लाइंग बल किसके होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? तो अनुक्रमिक प्रक्रिया होता है पटल विरूपणी। क्या हो जाएगा? पटल विरूपण या फिर विरूपणी। आप विरूपण भी बोल सकते हैं या फिर विरूपणी भी बोल सकते हैं। कि अनुक्रमिक प्रक्रिया क्या हो जाती है? पटल विरूपणी या फिर विरूपण। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रमिक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो क्रमिक से होता है क्रम। जो लोग क्रम से आते हैं ना वो पटल होते हैं, यानी कि अटल, अपनी बात पे अटल होते हैं। भाई हम लाइन में लगे हुए हैं, आप भी लाइन से आओ। आप देखा होगा कहीं पर भी कोई चीज़ अगर लाइन लोग लगते हैं ना तो वो बिल्कुल अटल हो जाते हैं। भाई हम लाइन से लगे हैं तो आपको भी लाइन से आना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। देखिए इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है? तो हो जाएगा चूना पत्थर प्रदेश में। किस में होता है? चूना पत्थर प्रदेश में, ठीक है। रासायनिक अपक्षय की जो प्रक्रिया होगी वो यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होगी। सिंपल सी बात है। आप यहाँ पे देखोगे रासायनिक जो प्रक्रिया अधिक होगी, ठीक है, यांत्रिक अभिक्रिया। तो यहाँ पर रासायनिक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो आपने समझ 10th में पढ़ा होगा आपने रासायनिक अभिक्रिया। तो चूना में क्या होता है? चूना में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। पानी डाल दीजिए तो पूरा आग की तरह वो दहकने लगेगा, गैस निकलने लगेगा, उसमें से उष्मा हीट निकलने लगेगी। तो ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। तो चूना पत्थर आपको याद आ जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 16 में। इसमें देखिए कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है? यानी कि कितनी ऊंचाई पे आप जाओगे ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाएगी? तो 120 किलोमीटर पर। ये फैक्ट बात है, डाटा है, इसको याद रखना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 17 में आइए। इसमें कह रहा है कि निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो 23.5 डिग्री, ठीक है। कब? 23.5 डिग्री। तो आपको यहाँ पर सिंपल सा एक रखना है। आपको बोला है कि दोपहर को जो है किरणें सीधी पड़ेगी 21 जून को। तो हम अगर आपसे पूछ लें कि बताओ दोपहर में सबसे ज़्यादा गर्मी कब लगेगी? आप बोलोगे भैया जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी। कितने बजे? तो आप बोलना 11:30 बजे। तो 11:30 का मतलब ही होता है 23.5। 24 घंटे का होता है ना, 24 घंटे का होता है ना। तो 24 घंटे में 23.5 बज रहा है, यानी कि 11:30 बज रहा है। 12 बजेगा तो वो 24 बज जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आया? तो इस तरह से 11:30 बजे का टाइमिंग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 18 में कह रहा है कि अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ बनता है? ठीक है। तो ये कहाँ पे बनता है आपको बताना है। तो ये बनता है 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य, ठीक है। 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य, ठीक है। देखिए कहीं पर भी अगर उष्ण का मतलब होता है कि आप जो है ना, मतलब गर्मी ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जब आप गर्मी महसूस करोगे तो आप उष्ण हो जाओगे, मतलब हीट महसूस करने लगोगे। कब होगा ऐसा? ये कि जब आपको आराम करने का मौका नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे 30 से 60 है, अगर एक तरफ 30 है एक तरफ 60 है तो आप 30 की तरफ भाग कर आओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप उष्ण नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 60 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप भाग करके इधर आ जाओगे। अगर यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 90 है, तो आप यहाँ 90 वाला से भाग के 60 की तरफ आओगे, यानी कि बच सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप नहीं बच सकते हो 30 डिग्री से 30 डिग्री की तरफ, ठीक है। तो दोनों तरफ तो 30-30 डिग्री है ना, किधर जाओगे तो उष्ण हो जाओगे आप, ठीक है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे ट्रिक लगा लेना। आइए समुद्र तल पर वायुदाब कितना होता है? तो समुद्र तल पर जो वायुदाब होता है वो होता है 1013.25 मिलीबार। बात समझ में आया? 1013.25 मिलीबार, ठीक है। तो इसको याद रख लेना, फैक्ट है ये, और बिल्कुल आसान नंबर है। लास्ट में 25 है तो आपको याद ही रहेगा, ठीक है।
आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में। इसमें कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है। तो इसको विली विलीस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विली विली से, शॉर्टकट में इसको विली विली भी बोलते हैं। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप विली विली याद रखना, याद रहेगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में लॉ है, ली है, तो यहाँ पर भी ली ली आपको दिखेगा। ठीक है, तो ली से आपको ली, ऑस्ट्रेलिया में देखिए नाम में ली आ रहा है, तो यहाँ पर भी विली विली है, तो इसको ध्यान रखिएगा, याद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 21 में। कह रहा है निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है, आपको बतानी है। तो आकाश में सबसे ऊंचा बादल होता है पक्षाभ मेघ। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, किस प्रकार के बादलों में आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है। ठीक है, आकाश का सबसे ऊंचा बादल होता है पक्षाभ मेघ होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पक्षाप से आप याद रखना पीछा करना। ठीक है, तो सबसे ऊंचा बादल जो होगा ना उसका आप पीछा नहीं कर सकते। ठीक है, पक्षाप जो सबसे ऊंचा बादल होगा उसका आप पीछा नहीं कर सकते, ठीक है। आइए, पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है। तो पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का जो औसत वार्षिक तापमान जो होता है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 16 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके, तो देखिए 16 कब बजता है, 16 बजता है 4, जब 4 बजेगा तब 16। देखिए 12, 13, 1 बजे 13, 2 बजे 14, 3 बजे 15 और 4 बजे 16। तो जब औसत तापमान हो जाता है, औसत वार्षिक तापमान हो जाता है, यानी कि औसत जब तापमान होता है, टेम्परेचर कम होता है, 4 बजे हम बच्चों को क्या बोलते हैं, चलो 4 बजे खेलने जाना, 4 बजे घूमने जाना, 4 बजे जाएंगे। तो 4 इसलिए हर लोग 4 बजे इसलिए कोई काम करते हैं क्योंकि 4 बजे औसत टेम्परेचर होता है। बात समझ में आया। तो 4 का मतलब 16। नेक्स्ट सवाल है कि जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है। तो अनुभाविक, यानी कि अपने अनुभव से कोई भी चीज़ को आप, कोई भी पद्धति को आप व्यक्त करते हो, किससे करते हो, अपने अनुभव से करते हो। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगर एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आया तो फिर आप बिल्कुल गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैं ट्रिक से आपको बता रहा हूँ, और इसी तरह ट्रिक से आने वाली हर एक वीडियो को देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। पढ़ाई तो कोई भी पढ़ा देगा। ठीक है, ये सब चीज़ आप अदर चैनल पे भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हो तो कुछ हट के आपको मिलेगा। ठीक है, और इसी तरह 12 की तैयारी भी आपकी हट कर होगी। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, घंटी वाले आइकन को ऑन करके रखना है, और साथ ही साथ हमारे दिए गए नंबर पर एक मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं नोट्स वगैरह भी आप लोगों को उपलब्ध करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, सामान्यतः खुले महासागर की लवणता कितनी होती है। तो खुले महासागर की जो लवणता होती है वो 33 से 37% होती है। कितनी होती है, 33 से 37% होती है। ये डाटा है, याद रखिएगा। खुले महासागर की लवणता, महासागर के पानी में जो नमक की जो मात्रा होती है वो 33 से 37% होती है। लवणता का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर आप एक ट्रिक लगा सकते हैं कि जो लवणता होती है, लवणता का मतलब हो गया आपका नमक, मैंने आपको बताया। तो नमक को ना हमेशा खुले में नहीं रखना चाहिए। आप खुले में रखोगे तो क्या होगा, देखना पानी पानी हो जाएगा। तो उसको हम लोग को सैंत के रखना चाहिए। सैंत बोलते हैं ना, सैंत का मतलब होता है उसको जमा करके रखना। तो सैंत से 37 याद रखिएगा। ठीक है, ट्रिक लगा दिया मैंने इसमें भी आप लोगों का, ताकि आसान हो जाए। निम्न में से कौन सबसे छोटा महासागर है, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा सवाल एग्जाम में आता है। तो आर्कटिक महासागर कौन हो जाएगा, आर्कटिक महासागर। ठीक है, अब यहाँ पर एक ट्रिक लगा देते हैं कि जैसे कि जो बड़ा महासागर है, जैसे हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ये सब बड़े महासागर, इमेजिन करो ये सब आपस में लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। लेकिन जो छोटा होगा ना वो टिक टिक ताकता रहे, वो टुक टुक ताकेगा। ठीक है, वो लड़ेगा नहीं, वो सिर्फ ताकते रहेगा, टुक टुक। ठीक है, टुक टुक से टिक टिक, यानी कि आर्कटिक, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, फंडी की खाड़ी कहाँ पर स्थित है, आपको बतानी है। तो फंड की जो खाड़ी होती है, जो फंडी की खाड़ी है वो कहाँ पे है, वो आपका कनाडा में है। ठीक है, कहाँ पर है, कनाडा में है। तो फंडी का मतलब होता है फंड। ठीक है, फंडी से हम लोग याद रखेंगे फंड को। फंड जो होता है, मान के चलिए किसी देश में फंड कम है तो आप वहाँ जाओगे, नहीं जाओगे, तो हम लोग बोलेंगे नाजा, नाडा यानी कि नाजा। जो जहाँ पे फंड जो होगा वो कम होगा वहाँ पे हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, कह रहा है आपको पृथ्वी पर अपसौर की घटना कब होती है। तो पृथ्वी पर जो अपसौर होता है वो होता है आपका 4 जुलाई को। कब होता है, 4 जुलाई को। और इसके नाम में ही आपको यहाँ पर ट्रिक मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अपसौर, यहाँ पे जो पौ है ये 4 की तरह आपको दिख रहा है, 4 जुलाई। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे 4 तो आप निकाल लिया, इससे 4 है, लेकिन हमने जुलाई को कैसे पकड़ना है, यहाँ पे 4 जनवरी भी है। तो देखिए जुलाई होता है वो आपका 7वां महीना होता है, 100 से 7, तो अपसौर दोनों साथ साथ है, तो इसके नाम में ही आपको ट्रिक मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा।
मानव आनुवांशिक रूप से किस प्रजाति से संबंधित है। अब ये जो मानव लोग होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो आनुवांशिक रूप से होमो सेपियंस से संबंधित है। सभी को पता है, इसमें कोई भी ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये बेसिक सवाल है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 में। देखिए कह रहा है भारत की उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी कितनी है। तो भारत का उत्तर से दक्षिण की जो वास्तविक 3214 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए एक होता है पूरब, हमारा जो भारत का नक्शा होता है इस तरह से आपने देखा होगा, इस तरह से हमारा भारत का नक्शा होता है। तो ये जो भारत का नक्शा है, तो ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण। तो ये वाला हाइट जो है सबसे लंबा होता है, इधर वाला डिस्टेंस सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो 32 एक होता है 29 33, 32 14 29 33। तो ये आपका मोबाइल नंबर है। ठीक है, इसको याद रखना है एक तरह से, 32 14 29 33। तो सबसे बड़ा कौन है, 32 14, तो ये ऊपर नीचे होगा। ठीक है, यानी उत्तर दक्षिण। और 29 33 क्या हो जाएगा, पूर्व पश्चिम। अगर आपसे पूछ ले 29 पूर्व से पश्चिम, तो 29 33, 32 14 ऊपर नीचे। ठीक है, तो 32 14 29 33 ये आप नंबर याद रखना। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 में। इसमें कहा है आपसे कि वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है। तो वर्तमान अनुमान के अनुसार जो पृथ्वी की आयु है, जो पृथ्वी की एज है, वो आपको बतानी कहती है 46 करोड़। ठीक है, कितना हो जाएगा, 46 करोड़। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें कोई तो ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई कितनी है। तो यहाँ पर जो जलोढ़ की औसत गहराई है वो 1000 से 2000 मीटर, याद रखिएगा, इसमें भी आपको ट्रिक नहीं लगेगा। ये अंडमान निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। तो अंडमान निकोबार को 11 डिग्री चैनल जो है वो अलग करेगा। कौन करेगा, 11 डिग्री चैनल अलग करेगा। तो इसमें भी कुछ नहीं है, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है। ठीक है, आप अंडमान से अंडा याद रखना कि एक अंडा है, उसकी प्राइस कितना है, 11 रुपये है। तो आपको 11 याद आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है इसमें, क्योंकि समय ही नहीं है आपके पास रटने के लिए। ठीक है ना, और जितने भी वीडियोस मेरे आएंगे इसी तरह मैं ट्रिक से कोशिश करूँगा आप लोगों के दिमाग में फिट करता चलूँ। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है। तो कौन जो है अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है, तो वो हो जाएगा आपका देवप्रयाग। ठीक है, क्या हो जाएगा, देवप्रयाग। अब देखेंगे यहाँ पर ट्रिक कैसे लगा सकते हैं। तो जैसे कि अलकनंदा एक फीमेल नाम है, भागीरथी भाग गई, किसके साथ भागेगी, तो भाई अपने पति देव के साथ भागेगी। किसके साथ भागेगी, पति, किसी और के साथ क्यों भागेगी भाई। तो वो जो भागेगी किसके साथ भागेगी, अपने पति देव के साथ, देव प्रयाग। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए अगले सवाल में कह रहे हैं जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है। तो ये होता है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। किसके कारण होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जाड़े के दिन में जब तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में जो वर्षा का कारण होता है वो कौन सी वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। बात समझ में आया। चलिए, ये भी बहुत आसान है, इसमें कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, ये तो आपको दिशा बतानी थी। कह रहा है आपका नंदा देवी जीव मंडल निश्चय निम्नलिखित में से किस प्रांत में है। तो नंदा देवी जो होता है जो ये उत्तराखंड में है। कहाँ पे है, उत्तराखंड में। तो नंदा देवी जीव मंडल निश्चय निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है, तो वो कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। यहाँ पे देखिए एक वर्ड इस्तेमाल किया गया नीचे, है ना, जीव मंडल नीचे, नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी। तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पे नीचे, नीचे का मतलब होता है नीचे। तो कोई भी चीज़ नीचे क्या होता है, चढ़ता है कि उतरता है। आप बोलोगे भैया उतरता है, उतरना से क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। आगे आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए। तो कितना प्रतिशत, 33%। जो आपका पासिंग मार्क्स है उतना आपका वन भी होना चाहिए जीवनदगी में पास होने के लिए। ठीक है, सिंपल है, आपको इतना याद रखना है। आइए, सुनामी का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। जब सुनामी आएगा तो क्या होगा, क्या तीव्र भूकंप आएगा, भीषण तूफान, अंतरसागरीय भूकंप, या तीव्र झंझावत होगा, क्या होगा। तो ये होता है अंतरसागरीय भूकंप से ही क्या होता है, सुनामी आता है। यानी कि एक भूकंप होता है हमारी धरती पर, अगर एक भूकंप होगा, ये समुद्र का पानी है। ठीक है, अगर सागर में भूकंप आएगा सारा पानी ऊपर आ जाएगा, आकर के सभी लोगों को डुबा देगा। ठीक है, तो वही होता है सुनामी। इनमें से किस नदी में माजुली नदी द्वीप है। कौन सी नदी द्वीप में माजुली है, तो ब्रह्मपुत्र में। किस में है, ब्रह्मपुत्र में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पुत्र वर्ड का इस्तेमाल हो गया है, यहाँ पे माजुली, माँ वर्ड का इस्तेमाल हो गया। तो माँ का रिलेशन हम लोग किससे कर सकते हैं, पुत्र के साथ कर सकते हैं। सिंपल है, ट्रिक लग गया यहाँ पर। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 में। इसमें कहा गया है कि भारत के किस राज्य में आम्र वर्षा होती है। तो भारत के कौन से राज्य में, केरल और तटीय कर्नाटक में, केरल और तटीय कर्नाटक में क्या होता है, आम्र वर्षा होती है।
अब देखिए यहाँ पे केरल से हो जाएगा आपका करेला। तो करेला खाने में कैसा लगता है, तो आप बोलोगे भैया कड़वा लगता है। ठीक है, कड़वा लगता है। तो कड़वा, कोई चीज़ कड़वा लगेगा तो आप खाओगे नहीं, नाटक करोगे। क्यों? क्योंकि आपको क्या खाना है, आम खाना है। आपको क्या खाना है, आम खाना है। तो आम्र वर्षा, केरल कर्नाटक। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 में। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, तो दामोदर नदी को। किसको बोलते हैं, दामोदर नदी को। शोक का मतलब होता है गम, यानी कि दुख। तो बंगाल का शोक किसको कहेंगे, जो किसी का दम निकाल ले। दम समझ रहे, शोक किसी का दम, दम हम ना, एक तो है किसी की जान ले लेना, किसी का दम ले लेना बोलते हैं ना, तो दम से दामोदर। तो शोक इसलिए को लेते हैं क्योंकि ये नदी क्या करती है, सबका दम ले लेती है, सबका जान ले लेती है। तो ये हो जाएगा आपका दामोदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है। नेक्स्ट आगे भी जो भी वीडियो आएंगे इसी तरह से ट्रिक से आपको याद करवाया जाएगा, क्योंकि आपका समय काफ़ी कम बचा है। आपको कौन से सब्जेक्ट में वीडियो चाहिए ट्रिक के साथ, प्लीज़ हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा भैया इस सब्जेक्ट का वीडियो बना दिए, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड में आपके सब्जेक्ट शो हो रहे होंगे। ठीक है, तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम है आपके एडमिट कार्ड में शो हो रहा है, तो आप लोग प्लीज़ वहाँ पे मेंशन कीजिए कि भैया ट्रिक के साथ हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।